मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑन अंडरस्टैंडिंग आर्थराइटिस। अभी कुछ दिन पहले हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में जैसे बात कर रहे थे एंड कि कब की जाती है, क्यों की जाती है। अ, जो दो टाइप के आर्थराइटिस हैं उसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का क्या रोल है एज फार एज द रिकवरी एंड both pre-operative and post-operative recovery is concerned. So थोड़ा और डिटेल में आज हम आर्थराइटिस के ऊपर जाएंगे। अभी हमने उसका जो ट्रीटमेंट था, अगेन द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट आई शुड से, वो तो हमने देख लिया। अब जो उसका कॉजिंग फैक्टर है, एक बार उसके बारे में भी बात करनी जरूरी है। सो पूरे जो हमारे मंथ का ये जो कैलेंडर होता है, इसमें हम अपनी ओर से ट्राई करते हैं कि कुछ 2-3 लेक्चर्स हम ऐसे भी इंक्लूड करें जिसमें एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा फोकस भले ही ना दिया जाए, बट इट शुड बी स्लाइटली इंफॉर्मेशन हैवी, ताकि बहुत चीजों में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा, इस एक्सरसाइज से हमारी मसल स्ट्रेंथ बनेगी, इससे हमारा एंड्योरेंस बढ़ेगा, इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, या हमें ये पता है कि इस एक्सरसाइज को ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है, इसका ये सही तरीका गलत तरीका है। बट एट द सेम टाइम सिर्फ एक्सरसाइजेस ही सब कुछ नहीं है। सिर्फ स्ट्रेचिंग करना या वेट ट्रेनिंग करना ही सब कुछ नहीं है। हमारी बॉडी में सिर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक देयर इज a large system, or I should say a combination of a lot of systems that works together and creates the whole organ system जो हमें चलाता है और लाइफ को सस्टेन करता है एज वी नो इट। सो हम आज बात कर रहे हैं अगर आर्थराइटिस के बारे में, तो मेनली जो चीज हमें जाननी जरूरी है कि पहला आर्थराइटिस होता क्या है। किसी भी मूवेबल जॉइंट में अगर जहां पे भी दो या दो से ज्यादा बोन्स के सरफेस मिलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सरफेस मिलते हैं, देन इट बिकम्स अ जॉइंट। उन जॉइंट्स में अब कुछ जॉइंट्स मूवेबल हैं, कुछ नॉन मूवेबल हैं। मूवेबल जैसे कि हमारे घुटने, हमारे हिप का जॉइंट, शोल्डर और एल्बोज और फिंगर्स और जॉ जिसे हम बोल रहे हैं। वहीं कुछ जॉइंट्स होते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, जैसे कि द जॉइंट बिटवीन आवर स्टर्नम एंड रिब्स, जो आपस में उनको जोड़ता है, वो मूव नहीं करता। द जॉइंट इन आवर स्कल बोन्स, हमारे स्कल की जो पूरा स्कल है वो एक सर्कल नहीं है, वो 8 अलग अलग हड्डियों को जोड़ के, वो क्योंकि ऐसे आपस में इंटरलॉक्ड हैं इतने टाइटली कि वो एक हड्डी की तरह दिखते हैं। एक्चुअल में स्कल के 8 अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन वो फ्यूज्ड होते हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। सो इट्स अ नॉन मूवेबल जॉइंट। अगेन, नॉन मूवेबल जॉइंट्स में आर्थराइटिक चेंजेस नहीं होते, होते भी हैं तो ना के बराबर होते हैं, जो मतलब दे आर ऑलमोस्ट यू कैन से नॉट नोटिसेबल। मूवेबल जॉइंट्स इज समथिंग अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन मिलेंगी एंड उनमें कोई मूवमेंट होगा, तो समय के साथ उसके सराउंडिंग जितना भी जॉइंट कैप्सूल है जो उस जॉइंट को कवर किए हुए है चारों तरफ से, विद टाइम, विद यू कैन से विद योर लाइफस्टाइल, विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, जितनी कम है जितनी ज्यादा है, डिपेंडिंग ऑन दैट, एंड आपका डाइट इनटेक कैसा है। कुछ हद तक वो जेनेटिक्स पे भी बात आ जाती है कि जेनेटिक्स फैमिली में कैसे चलते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। उनके बेसिस पे जो सबसे पहला चेंज होता है पूरे इस जॉइंट में इज दैट द जॉइंट कैप्सूल स्टार्ट्स टू गेट डिहाइड्रेटेड। जॉइंट कैप्सूल के चारों तरफ एक वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, एंड उसके अंदर जहां पे दोनों हड्डियां आपस में जुड़ती हैं आगे, वो टच नहीं करती हैं, आइडियली दे शुड नॉट टच ईच अदर। वो हल्का सा गैप होता है उनके बीच में, कुछ मिलीमीटर्स का, बहुत मुश्किल से आधा सेंटीमीटर कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा।
अभी हम जैसे अगर घुटने की बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 0.5 सेंटीमीटर कुछ का गैप होता है उसमें, उनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है विच इज कॉल्ड द साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड इज द फ्लूइड जो कि एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, एंड इट मेक्स श्योर कि हमारा जो जॉइंट का मूवमेंट है वो बहुत ही स्मूथली हो पाए, उसके बीच में कोई फ्रिक्शन जनरेट ना हो, या फिर वहां पे अगेन वो बोन्स आपस में टच ना करें। और अगर कोई बाहर से चलते हुए, भागते हुए, कूदते हुए कहीं पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है, या अगर कहीं पे सपोज कोई गिर जाता है, पैर स्लिप हो जाता है, तो वो उसको चोट से बचाता है, जॉइंट को इंजरी से बचाने का उसका मेन काम है। सो समय के साथ साथ ये जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ये थोड़ा कमजोर हो जाता है, द साइनोवियल फ्लूइड गेट्स डिहाइड्रेटेड, एंड जब वो डिहाइड्रेट होगा तो नेचुरली जो जॉइंट का स्पेस है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जहां पे जो दो बोन्स आपस में अगर हम मान लेते हैं कि आधे सेंटीमीटर की दूरी पे थे, दैट इज अबाउट 5 मिलीमीटर्स, 5 मिलीमीटर्स की दूरी पर अगर दोनों सर्फेसिस थे, तो 5 से नाउ दे कम डाउन टू 4 मिलीमीटर्स, देन धीरे धीरे 3 मिलीमीटर्स, देन 2 मिलीमीटर्स, 1 मिलीमीटर, एंड इवेंचुअली जीरो पे आते ही दे टच ईच अदर। अब जहां पे उन्होंने टच कर दिया वहां से फिर ये पूरा जो साइकिल है बोन के डीजनरेशन का, पेन का, स्वेलिंग का, ये कहना कि सर हमारे को उठते बैठते दर्द होती है या चलते हुए दर्द होती है, वो पूरा जो सिम्टम्स हैं वो वहां से शो होने शुरू होते हैं जब बोन आपस में टच करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट सपोज टू टच ईच अदर, नंबर वन। नंबर टू, व्हेन दे डू, तो इवन इफ देयर बोन डेंसिटी इज एडिक्वेट, वो तब भी जब वो टच करेंगे तो हल्का सा उनमें फ्रिक्शन तो जनरेट होगा ही होगा, एंड जो उसका सरफेस जो टच कर रहा है आपस में वो धीरे धीरे विद टाइम वेयर ऑफ होना शुरू हो जाएगा। घिसते घिसते कुछ उसके टुकड़े निकल जाते हैं बाहर टूट के, थोड़ा वो घिस जाता है, एंड दैट इज वाई जब हम कभी कोई एक्सरे लेते हैं किसी भी आर्थराइटिक जॉइंट का, चाहे वो कोई भी जॉइंट हो, घुटना हो, हिप हो, शोल्डर हो, है, हमेशा हम ये देखते हैं कि दोनों हड्डियां लगता है जैसे आपस में जुड़ी हुई हैं और जुड़ के एक हड्डी बनती है। वो एक हड्डी होती नहीं है बट वो लगती है देख के, बिकॉज द जॉइंट सर्फेस आर नाउ टचिंग ईच अदर। सो दिस इज व्हाट बेसिकली आर्थराइटिस इज। एनी इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट विल बी कॉल्ड एज आर्थराइटिस। अब वो होता है दो टाइप का, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होता है रुमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द वन जिसमें थोड़ा बोन डेंसिटी ज्यादा रोल प्ले करती है, एंड जब हम मूवेबल जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, मूवेबल जॉइंट्स में जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं हमारे, उन पे ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले एक्ट करता है, बिकॉज लाइक आई सेड कि जहां मूवमेंट ज्यादा होगी वहां जॉइंट कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड है उसको, उसके डिहाइड्रेट होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा। ऐसा नहीं कि जो नॉन मूवेबल है उसमें नहीं होते, नॉन मूवेबल में भी डिहाइड्रेशन होता है लेकिन उतना फास्ट नहीं होता। देन नेक्स्ट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आइडियली एक आर्थराइटिक डिजीज की तरह प्रोग्रेस नहीं करता, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर को और हमारे ही सिस्टम को अटैक करना शुरू कर दे। कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो एक्सेस ऑफ गुड इम्यूनिटी ऑल्सो इज अ बैड थिंग। वो इस तरह से भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, इट विल स्टार्ट अटैकिंग दी जॉइंट कैप्सूल ऑफ नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट्स। पहले वो नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे अटैक करता है बिकॉज वहां पर मूवमेंट उतनी नहीं होती, या होती भी है तो उस पर वेट बेयरिंग ऑफ कोर्स नहीं है, तो ज्यादा वहां उसको पता है कि कैल्शियम का डिपोजिशन भी नहीं होता। सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे हाथों की उंगलियां। फॉर एनीवन हु इज डायग्नोस्ड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस वुड नो कि हाथ की उंगलियां कभी सीधी नहीं रहती हैं, ऐसी एक उंगली इधर जा रही है,
दूसरी इधर जा रही है, या फिर कई बार उंगलियां बेंड होके ऐसे एक फैन के शेप में ऐसे अंदर की ओर बेंड हो जाती है उनके केस में। इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर इन पेशेंट्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फिंगर्स की जो डिफॉर्मिटी होती है वो बहुत क्लियर कट दिख जाती है उसको, मतलब कोई दूर से देख के भी पहचान लेगा कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है। देन ऐसे ही जो हमारा नॉन वेट बेरिंग जॉइंट है जैसे कि शोल्डर, उसमें भी सिम्टम्स अपीयर टू बी लाइक फ्रोजन शोल्डर, बट कई बार नहीं भी होते, थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल हो जाता है। एल्बोज में भी यही होता है, क्योंकि मोस्टली अपर लिम्स आर नॉट वेट बेरिंग, वो सामान उठाना कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वेट बेरिंग बिकॉज हम चलते नहीं है उनके साथ। अपने खुद के बॉडी वेट को संभालना इज आइडियली डिफाइंड एज वेट बेरिंग। सो ये हुए दो टाइप्स आर्थराइटिस के। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसका एक एक आगे क्लासिफिकेशन और है विच इज ओनली फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड नॉट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कि आर्थराइटिस के 4 ग्रेड होते हैं। जब भी कभी सेशन के दौरान या फिर सेशन के बाद व्हेन आई गेट अ कॉल या फिर इफ आई गो टू अ विजिट एंड जब मैं किसी पेशेंट को असेस करता हूँ बाय एग्जामिनिंग देयर एक्सरेज एंड ऑल, तो हम एक क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं कि आपको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कौन से ग्रेड का है। 4 ग्रेड हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो हम एक बार को ये डिफाइन कर लेते हैं कि आपको कौन सा वाला है और इसका प्रोग्नोसिस ओवरऑल क्या हो सकता है। जो हमने अभी बात की कि जॉइंट डिहाइड्रेट हो जाता है एंड उसकी वजह से जब बोन्स आपस में टच करना शुरू कर देते हैं, जहां वो जस्ट स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेड 1। देन सेकंड आता है जहां पे जो बोन्स टच कर रही हैं आपस में, उनके जो सरफेसेस हैं दे आर स्टार्टिंग टू गेट worn ऑफ, लेकिन अभी उसके सराउंडिंग जितना भी जॉइंट कैप्सूल है या जो लिगामेंट्स हैं दे आर स्टिल इंटैक्ट। तो वो आता है ग्रेड 2, जहां पे बोन्स का डैमेज काफी ज्यादा है और पार्शियल यू कैन से लिगामेंट टीयर्स हो चुके हैं किसी कारण से, तब हम उसे कहते हैं ग्रेड 3। एंड जहां बोन्स भी गए और जहां लिगामेंट भी गया, उसके अराउंडिंग सारा जॉइंट कैप्सूल भी खत्म हो चुका है, तो उसे हम कहते हैं ग्रेड 4 आर्थराइटिस। वहां से कोई रिकवरी नहीं होती है उसकी, उसका उस केस में सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन होता ही नहीं हमारे पास। वहां पे डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना ही पड़ेगा, बिकॉज जहाँ जॉइंट का सरफेस भी खत्म हो गया, जॉइंट कैप्सूल भी खत्म हो गया, लिगामेंट्स भी ना के बराबर ही रह गए हैं, उनमें भी कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रही उसको होल्ड करने की। तो नेचुरली एक गलत कदम यहाँ का वहां पड़ा एंड गिरने से बहुत सीरियस इंजरी हो जाती है। सो दे से कि आप, इससे अच्छा है कि सर्जरी करवा ही लीजिए। अनुराग सर, ग्रेड 1 में आपने क्या बताया? जस्ट 1 सेकेंड, ग्रेड 1 इज ग्रेड 1 इज मैम जब आपका जॉइंट कैप्सूल एंड लिगामेंट्स आर इंटैक्ट, लेकिन बोन्स जो हैं वो आपस में जस्ट अभी टच करना शुरू किए, ओके। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। सो ग्रेड 1 आर्थराइटिस इज वन ऑफ द मोर कॉमन वन, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर दूसरे इंडिविजुअल में होता है विद एज। लाइक आई सेड, इट्स नॉट अ बैड थिंग। कभी जिस तरह से लोग परसीव करते हैं इस प्रॉब्लम को, दे से कि इट्स अ बैड थिंग, मैं कहता हूँ कि वो गलत नहीं है अपनी जगह, वो एक एजिंग प्रोसेस का हिस्सा है। जब इंसान जैसा पैदा होता है, ऑब्वियसली 70 साल बाद, 80 साल बाद, इवन 90 साल बाद वो वैसा सेम नहीं रहता। 90 साल का गैप एक बहुत लंबा गैप होता है, तो ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत तो वीर एंड टियर होगी ही होगी शरीर की, क्योंकि 90 साल के पूरे इस टाइम फ्रेम में इंसान न जाने कितने काम करता है, अपनी पढ़ाई से लेके, अपना कॉलेज से लेके,
अपना नौकरी से लेके शादी बीवी बच्चे समथिंग 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 करते कराते 90 साल बीत गए उस इंसान को, उसमें उसने कितनी भाग दौड़ करी होगी। तो नेचुरली उस भाग दौड़ का कुछ तो असर देखने को मिलेगा। ओके, So one should not थैंक take it as negative way. One should see कि हाँ ठीक है, समय बीत गया लाइफ का इतना, थोड़ा बहुत तो उसमें चेंजेस होंगे ही। सो वन शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। अब हम आते हैं उसकी एक्सरसाइजेस पे कि अगर वरी नहीं करनी तो क्या करना है। तो अब जो करना है उस पर आते हैं। सो विल बिगिन विद सम वार्म अप नाउ। आप सब प्लीज अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए एक बार। पैरों को पास पास रखेंगे, जोड़ के इस तरह, दोनों हाथ कमर पे। We'll start with some heel raises. रिलैक्स, दोनों पैर नीचे, थोड़ा खोल लेते हैं उनको। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों पैरों को एक के आगे रखेंगे इस तरह से। अभी मैंने अपना राइट वाला पैर पीछे रखा है, लेफ्ट वाला पैर मैंने आगे रखा है। दोनों घुटने बिल्कुल सीधे, और ध्यान रहे कि पीछे वाला जो पैर है एकदम फ्लैट रहे, वो जमीन से ऊपर उठना नहीं चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए। आगे वाले पैर की जो थाई है उसके ऊपर अपना दोनों हाथों को रखेंगे, हल्का सा घुटने को बेंड करते हुए आगे की तरफ लीन करेंगे एंड वापस। ध्यान ये रखना है कि घुटना 30 डिग्री से ज्यादा बेंड ना हो। अभी मैं बताऊंगा उसके पीछे भी क्या रीजन है कि 30 डिग्री से ज्यादा बेंड क्यों नहीं करते। हाँ, उसको दूसरा पैर आगे ले आएंगे इस तरह से। अब राइट वाले पैर के थाई के ऊपर दोनों हाथ, लेफ्ट वाला पैर बिल्कुल सीधा एंड नीचे की ओर बेंड। वापस रिलैक्स। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेच, दोनों पैरों को दूर दूर कर लेते हैं,
गैप बनाइए दोनों पैरों के बीच में। अगेन हाथ कमर पे, एंड फिर से दोनों जो घुटने हैं उनको हल्का सा बेंड करते हुए साइड में इस तरह से टिल्ट करेंगे एंड वापस राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अगेन ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा बेंड ना करें। डॉक्टर अनुराग, मैं ये घुटने वाली बिल्कुल नहीं ऐसे कर पाती, मैं क्या करूं? इसके बदले बताया करो ना मुझको। हाँ जी मैम, अभी इसी का ऑल्टरनेटिव बताता हूँ एक मैं। हाँ प्लीज, मैं ऐसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर पाती। मैं भी नहीं कर पाती खड़े होके बिल्कुल। थैंक यू। अभी अभी इसी का ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, आप तो देखिए। ओके, दोनों पैरों को वापस ले आते हैं सेंटर में, थोड़ा पास पास रखेंगे पैरों को फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब मैम ये वाली अब ध्यान से देखिएगा, ये जो इसका ऑल्टरनेटिव है स्लाइटली इजियर, आई वोंट से कि बहुत इजी है, बट हाँ थोड़ा सा आसान है इसके मुकाबले। ऐसे रखना है दोनों पैरों को जोड़ के, दोनों हाथ आगे ले आए एंड धीरे धीरे नीचे की ओर बेंड करते हुए वापस। अगेन घुटना 30 डिग्री से ज्यादा बेंड नहीं करना, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, ऐसे रखा और नीचे। ये घुटनों में प्रॉब्लम हो कर सकते हैं, क्योंकि कल भी पेन किलर खानी पड़ी थी मुझे एक्सरसाइज के बाद। आप मैम 2-4 रेपिटेशन करके देख लीजिए, अगर लगता है कि मुश्किल हो रहा है तो रुक सकते हैं, कोई बात। बहुत ज्यादा बेंड मत करिएगा बस। अनुराग सर, आपने बताया था बॉटल हाथ में लेके करने के लिए। हाँ जी, बॉटल हाथ में लेके करने के लिए। नहीं सर, अभी कोई वेट नहीं उठाना हाथ में, अच्छा अच्छा। बिना वेट के करेंगे। वेट के साथ जब हम करते हैं सर, तब थोड़ा घुटनों में भी जोर पड़ता है एंड इट इज मोर फॉर द मसल्स ऑफ द लोअर बैक rather than for the knees, so उसको हम अभी अवॉइड करते हैं। तो लोअर बैक में दर्द था ना, लोअर बैक में पेन था मुझे। तो अगर ज्यादा वेट उठाएंगे हाथ में तो लोअर बैक पे ज्यादा जोर पड़ता है उसकी वजह से, तो थोड़ा उसको अवॉइड करने के लिए। हाँ, दोनों हाथ नीचे ले आइए, रिलैक्स। नाउ फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज एक टेबल या चेयर का सपोर्ट ले लेंगे। ये वाली मैम आराम से कर पाएंगे, अगर ये नहीं कर पाए तो फिर थोड़ा मामला गड़बड़ है। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। अब घुटने को बेंड करते हुए पीछे लेकर गए इस तरह, एड़ी बाहर की तरफ स्ट्रेच एंड वापस। दूसरा पैर भी बेंड करते हुए पीछे की ओर एड़ी को बाहर लेके गए, वापस। अगेन राइट, बेंड किया, वापस, लेफ्ट, डाउन, राइट। डॉक्टर अनुराग, ये वाली हो जाती है, ये इजीली हो जाती है। तो अभी इससे स्टार्ट करिए धीरे धीरे, जैसे जैसे अपना घुटनों की स्ट्रेंथ वापस आती है, देन यू कैन प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस केस में क्या है कि जब हमने घुटने बेंड किए हुए हैं तो पैर हमारे हवा में, तो पैरों की कोई, अब इस समय पैर हमारे कोई बॉडी का वेट नहीं उठा रहे, इसलिए ये करनी थोड़ी आसान है।
डाउन। चला, वापस चेयर पे आ जाते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस। 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। कैमरे में देख के रियलाइज कि क्लिनिक में पोछा मारने वाला हो गया है। तो अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे इसमें जैसे मैंने एक चीज आपको बार बार जो मैं बता रहा था कि घुटनों को 30 डिग्री से ज्यादा बेंड नहीं करना होता। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर किसी को कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या जिनको नहीं भी है अभी और फ्यूचर में होने का थोड़ा बहुत चांसेस हैं उसके, तो जो हमारा जब बेंड, तो हमारा नी कैप है, द पैटला विच इज इन द फ्रंट, पैटला सर्व्स बोथ एज एन एंकर ऑन विच द एंटायर नी जॉइंट कैन मूव, एंड सेकेंडली जो हमारा फ्रंट ऑफ थाई के जो मसल्स हैं, हमारा क्वाड्रिसेप्स जो मसल है, क्वाड्रिसेप्स के चारों जो उसके मसल के जो बैंड्स होते हैं वो आपस में आके पैटला पे जाके ही मिलते हैं, एंड पैटला के थ्रू ही वो नीचे जो हमारा लोअर लेग का जो बोन है उस पे जाके अटैच होते हैं। सो अगर वो ना हो वहां पे, या जो उसका लिगामेंट है आगे का अगर वो नहीं होता, तो हमारा घुटना ऐसे सीधा एक रॉड की तरह होता, वो कभी घुटना बेंड हो ही नहीं पाता। जहां हम घुटने को बेंड करते हैं अप टिल द फर्स्ट 30 डिग्रीज, जो ये अगर हमारा ये नी कैप है और अगर ये हमारा घुटना है, तो ये थोड़ा सा दूर रहता है, इनके बीच में हल्का सा एक गैप होता है। बट एज सुन एज वी गो बियॉन्ड 30 डिग्रीज, ज्यादा बेंड करेंगे, तो जो फीमर का जो बोन है, जो घुटने का जो मेन मूवेबल जो हिस्सा है, वो नी कैप के पास आ जाता है। पास आएगा देन वो अगेन बेंड करेगा और ज्यादा मूव करेगा ऊपर नीचे, तो उसमें आपस में अगेन वो रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन जब डेवलप होता है, देन अगेन वही जॉइंट कैप्सूल दोनों के खराब होते हैं, सारा साइकिल वही रिपीट हो जाता है। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि घुटना कभी भी 30 डिग्री से ज्यादा बेंड नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारण से करना भी पड़े तो किसी चीज का सपोर्ट लेते हुए, कोई टेबल या चेयर का या दीवार का सपोर्ट लेके नीचे झुकें कोई चीज को उठाने के लिए, एंड जितना अवॉइड कर सकें वो तो अच्छा ही है। बट हाँ, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो वन हैज टू स्क्वाट डाउन आल्सो बियॉन्ड 30 डिग्रीज, बट हो जाता है। एंड जब हम अपने कॉलेज के टाइम में थे तो जब भी कोई पेशेंट आते थे ना ऐसे, तो हमारा वहाँ पे एक्सरसाइज का एक चार्ट बना होता था कि इस पे क्या क्या डूज एंड डोंट्स लिखे होते थे, कि अगर आपको नेक का पेन है तो उसके डूज एंड डोंट्स ये हैं, अगर घुटनों का है दर्द तो उसके ये हैं। उसमें जो घुटनों का होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज लिखी होती थी कि जितना हो सके जो इंडियन टॉयलेट सीट होती है उसका यूज ना करके वेस्टर्न टॉयलेट सीट का यूज करिए। तो वही उसका सबसे बड़ा कारण यही होता था, बिकॉज इंडियन टॉयलेट सीट पे वन हैज टू स्क्वाट डाउन एंटायरली, वहीं वेस्टर्न टॉयलेट सीट पे ज्यादा घुटने बेंड नहीं करने पड़ते, दे आर मोर और लेस एट लाइक 80 to 90 डिग्रीज, तो इतना चल जाता है। सेशन के बाद क्वेश्चन पूछूंगे अनुराग जी, अभी नहीं, बीच में। जी जी जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। So now we'll get back to the next set of exercises. इसके लिए एक तकिया चाहिए होगा या एक टॉवल का रोल चाहिए होगा, एंड we'll have to lie down. So मैं कैमरे को जरा एडजस्ट कर रहा हूँ। आप अगर बेड अपने बेड पे हैं तो दोनों पैर ऊपर कर लीजिए, एक तकिया ले लीजिए, एंड इफ यू आर ऑन अ चेयर देन उठ के बेडरूम की ओर जा सकते हैं। मैं तब तक जरा कैमरा सेट करूं। So for
फॉर दिस एक्सरसाइज मैं तकिए का यूज करूंगा। दोनों पैर ऊपर, तकिए को रखना है इस तरह से घुटने के नीचे, ऐसे दोनों हाथ पीछे रख लेते हैं थोड़ा बॉडी को सपोर्ट देने के लिए। घुटना टाइट करेंगे, पंजा हल्का सा अपनी ओर खींचेंगे एंड नीचे की ओर प्रेस करना है तकिए को। घुटने से नीचे की ओर जोर लगाते हुए, प्रेस करते हुए 10 seconds होल्ड एंड रिलैक्स। ढीला छोड़ दो। एक बार और, घुटने से प्रेस किया, 10 seconds होल्ड किया एंड रिलैक्स। एक बार और, घुटने से प्रेस, 10 seconds होल्ड एंड रिलैक्स। अब इसी तकिए को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं एड़ी के पास, घुटना हल्का सा बेंड करके रखेंगे इस तरह। अगेन आप अगर देखें तो घुटना मेरा वही फिर 30 डिग्री से ज्यादा बेंड नहीं हो रहा, मोर और लेस स्ट्रेट ही रहता है इस तरह से। हम घुटने को टाइट करते हुए एड़ी से नीचे की ओर दबाएंगे तकिए को। इसमें हल्का सा पेन हो सकता है कभी कभी एंड रिलैक्स। एक बार और, दोबारा नीचे की ओर प्रेस करते हुए। अगर प्रेस करते हुए आपको एडी में या घुटने में कोई क्लिक की साउंड आए तो उसी टाइम पे रुक जाइएगा, तब वो एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू मत करिएगा। एंड तकिए को हटा लेते हैं। जब भी नीचे की ओर हम प्रेस करते हैं और हमारा घुटना बेंट है, अगर उस टाइम पे क्लिक का साउंड आए कहीं पे, चाहे एडी के पास आए चाहे घुटने पे आए, हिप पे आता नहीं है बट अगेन कभी आ भी सकता है, जहां भी वो क्लिक का साउंड आए दैट मीन्स कि जो वहां की जो बोन है हल्की सी वो बाहर की ओर थोड़ी सरक जाती है उस टाइम पे जब हम ज्यादा प्रेस करते हैं। दैट आइडियली शुड नॉट हैपन एंड इट शोज कि आपके जो लिगामेंट्स हैं वो काफी लूज हैं, काफी वीक हैं। तो उस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू मत करिएगा, बिकॉज दैट कैन इंजर द लिगामेंट एंड दैट कैन आल्सो लीड टू अ लिगामेंट टियर, जो कि हम नहीं चाहते कि हो। डॉक्टर साहब रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आई है इसको, जरा क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा रिपीट कर देंगे एक्सरसाइज को। मैं वापस अपनी चेयर पे आता हूँ वहां पे आपके। हाँ, ये थोड़ा दूर से है तो क्लियर नहीं है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जब हम घुटना बेंड करके तकिए को प्रेस करते हैं, अगर कहीं घुटने के पास या एडी के पास कोई क्लिक की साउंड आई, टक की आवाज आई कोई, और उसमें फिर पेन भी होता है। इस एक्सरसाइज को रिपीट करके दिखा दीजिए एक बार। अच्छा, जस्ट एक मिनट दीजिएगा मेरे को। हाँ, ये दूर से था तो क्लियर नहीं था। जी जी, तो मैं एक बार बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था, उसके बाद मैं दोबारा से दिखा दूंगा एक्सरसाइज। कि जब वो क्लिक की साउंड आती है दैट मीन्स कि जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है, एंड जब हमने नीचे की ओर प्रेस किया घुटने से तो द बोन टेंड्स टू शिफ्ट अपवर्ड्स, हल्की सी ऊपर को मूव करती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। अगर वो कर रही है तो ये वाली एक्सरसाइज आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज अगर इससे कोई लिगामेंट पुल हो गया या लिगामेंट टियर हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एक बार एक्सरसाइज दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तकिया लेके इस तरह से रखना है दोनों घुटने के नीचे। एक बार में एक पैर से करना है, दोनों पैर एक साथ नहीं रखने होते। तो कीपिंग इट लाइक दिस, घुटना टाइट किया तो ऐसा एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, पंजे को अपनी ओर खींच के प्रेस किया नीचे की तरफ,
ओके तकिए को नीचे की ओर प्रेस कर रहे हैं, इसके प्रेस करके राइट 10 सेकंड होल्ड करते हैं वहीं पे एंड उसको वापस ढीला छोड़ देते हैं। देन जो नेक्स्ट वाला बताया जिसमें थोड़ी क्लिक की साउंड आने के चांस ज्यादा होते हैं, अगर हम तकिए को थोड़ा आगे रखें और घुटने को ऐसे बेंड करके रखते हैं इस तरह थोड़े एंगल पे और अपनी एड़ी से नीचे की ओर प्रेस करते हैं, अगर तो जब हमने इसको नीचे ऐसे प्रेस किया तो कई बार एक क्लिक की साउंड आ सकती है विच शुड नॉट कम। अगर वो आ रही है तो दैट मीन्स कि कुछ लिगामेंट में प्रॉब्लम है। प्रेस करके 10 सेकंड होल्ड एंड ढीला करिए। वापस चेयर पे आ जाते हैं। I hope that was not too difficult. No, it's okay. Now for the last exercise, थोड़ा चेयर को पीछे करके बैठ जाते हैं ऊपर। अगर चेयर के पीछे बैक रेस्ट है थोड़ा उसका सपोर्ट ले सकते हैं, इस तरह से थोड़ा लीन कर सकते हैं उसके ऊपर। दोनों पैरों को थोड़ा पास पास ले आएंगे, उतना सीधा किया, पंजों को अपनी ओर खींचा ऐसे, 10 सेकंड होल्ड किया इसी पोजीशन में एंड वापस किया। एक और दोनों घुटने सीधे, पैर अपनी तरफ, 10 सेकंड होल्ड एंड अगेन दोनों पैर सीधे, पंजे अपनी तरफ, 10 सेकंड होल्ड एंड एक और पंजों को अपनी ओर खींचिए, वापस नीचे ले लीजिए। थोड़ा सा पैरों को दूर कर लेते हैं, इस तरह गैप बनाएंगे, दोनों हाथ रखेंगे यहाँ घुटने के बाहर वाले सरफेस पे एंड इनको अंदर की ओर पुश करना है। अंदर की ओर पुश करते हुए अगेन 10 सेकेंड होल्ड किया एंड वापस किया। एक बार और अंदर की ओर पुश, वापस एक बार और वापस सीधा। चलिए सो वापस थोड़ा आगे आगे बैठ जाते हैं। So these were the exercises for today's session. If anyone has any doubt, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कोई भी अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, लास्ट जो आपने बताई है, जब आपने पुश करना है तो क्या उसका घुटनों को बाहर की तरफ जैसे सिर को करते हैं ऐसे करना है, जस्ट घुटने बिल्कुल ढीले छोड़ देने, घुटनों से जोर नहीं लगाना उसके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ऊपर हो जाती है पैर, मतलब पैर जमीन से क्या हो जाते हैं? एड़ियां ऊपर हो जाती हैं। कौन सी एक्सरसाइज करते हैं वक्त? यही अभी जो लास्ट कराई थी। कोई बात नहीं, एड़ियां ऊपर हो सकती हैं, इट्स ओके। कोई बात अंदर की ओर ट्विस्ट करेंगे पैर को तो हाँ थोड़ा तो पैर ऊपर उठेंगे, तो इट्स ओके, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर अनुराग, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। आर्थराइटिस को जब ऑनसेट होता है
तो आप उसको कितना डिले कर सकते हैं, कितने % तक जब आप एक्सरसाइज करिए और वो डिले हो जाए? हम वो डिपेंड करता है कि अगेन कौन सा ग्रेड है आर्थराइटिस का, पहली चीज। दूसरी चीज कि हम जब तक डायग्नोस करने बैठे अब तक कितना समय बीत चुका है, सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। अब कोई अगर कहता है कि मेरे को घुटनों में पेन अभी 2 दिन से ही स्टार्ट हुआ है सिर्फ, तो उनके लिए मैनेज करना थोड़ा आसान होगा when compared to someone who comes to us for the first time and says कि सर मेरे को तो घुटनों में दर्द पिछले 1-2 साल से है, लेकिन अभी बढ़ गया, अभी एकदम से बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि उसको ये 1-2 दिन से ही आर्थराइटिस शुरू हुआ है, शुरू उसको पिछले 1-2 साल से हो चुका था। बस ये कि अब वो इतना बढ़ गया कि तब उनको याद आया कि हाँ डॉक्टर के पास भी जाना होता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन और होता है डॉक्टर कि कभी कभी आप कहते हैं जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर वहाँ पेन हो रहा है तो आगे एक्सरसाइज नहीं करिए। अब जो क्वेश्चन है कब तक नहीं करिए? आई मीन ज्यादा एक्सरसाइज करने से फायदा होगा इन पेन, या बिल्कुल नहीं करने से होगा, या थोड़ा थोड़ा करने? देखिए, अगर तो कोई एक्सरसाइज करते हुए पेन होती है, अगर उस टाइम पे रुक जाएं, सपोज ये अभी जब हम जैसे जो हम कर रहे थे तकिए को प्रेस करने वाली एक्सरसाइज, नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हुए अगर हमने नीचे की ओर प्रेस किया और हमें घुटने में दर्द हुआ, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सरसाइज हमने बस छोड़ दी फिर पूरी जिंदगी के लिए, लेकिन एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग एक दिन, मे बी देन वी कैन ट्राई फॉर द नेक्स्ट डे भी अगर हो तो रुक जाते हैं। 2-3 दिन करके देखते हैं, अगर लगता है कि पेन सबसाइड नहीं होता और वो पर्टिकुलर मूवमेंट के दौरान पेन एग्रेवेट होता है, देन दैट शोज कि वो एक्सरसाइज हमारे लिए नहीं है, हम उसको छोड़ सकते हैं। अनुराग सर, जितनी एक्सरसाइज हो सकती है, अब जैसे अभी जो मैंने 5-6 जो बताई एक्सरसाइज, उनमें से अगर कोई 6 एक्सरसाइज है, उन 6 में से अगर हम 5 कर पा रहे हैं और कोई एक नहीं कर पा रहे, तो इट्स ओके, नो हार्म इन दैट। ओके, थैंक यू। उसका ऑल्टरनेटिव है। और डिपेंडिंग ऑन द severity of symptoms, depending on the physical capability of the individual, हम एक्सरसाइजेस को हमेशा थोड़ा बहुत मॉडिफाई यहाँ वहाँ कर सकते हैं। अनुराग जी, आपने रेस्ट की नहीं बताई, रेस्ट क्या नहीं बताया? अनुराग जी, मैं पूछूं एक क्वेश्चन आपसे। रेस्ट की एक्सरसाइज, कलाई, रिस्ट की एक्सरसाइज, आर्थराइटिस की रेस्ट से भी शुरू हो सकता है ना? हाँ, वो अगेन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में हो सकता है। अनुराग पूछूं एक क्वेश्चन? हाँ जी शशि मैम, आप पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि उस दिन मजबूरी में मुझे वो नीचे बैठना पड़ा कबर्ड में से कुछ निकालने के लिए, तो वो वज्र आसन पे तो जाना ही पड़ा। वज्र आसन पे जब मैं बैठी तो फर्श हार्ड होता है। वज्र आसन में झुक के फिर मैंने सामान निकाला, फिर मैं वज्र आसन पे, माय नीज वर टेकिंग अ टोल एंड देन आई गॉट अप, एंड देन उसके बाद फिर उस टाइम तो पता नहीं चला, 2-3 दिन के बाद फिर आपकी ये एक्सरसाइज थी जिसपे 30 डिग्रीज, मे बी आई वेंट मोर देन 30 डिग्रीज। सो अब ये हालत हो रही है कि मुझे उठने में और बैठने में घुटने में दर्द हो रही है। अनुराग जी, आपके पास कोई नी ब्रेस है, नी कैप जो? हाँ, है। तो घर में अगर कोई भी काम हो ना जिसमें ज्यादा नीचे की ओर बेंड करना पड़े, या फिर एक्सरसाइज जैसे यहाँ पर जब करते हैं सुबह, पर्टिकुलरली फॉर द लोअर लिम्स, तो आप वो पहन के करा करिए। ओके, नी ब्रेस अपना पहन के रखा करिए, नंबर 1। नंबर 2, ट्राई करें कि हाँ अगर ऐसे बेंड ना ही करना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। अगेन हाँ, जहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं होता वहाँ जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। या फिर एक ना छोटा वो आता है, क्या स्टूल आता है या छोटी सी एक चेयर आती है, वो रख के उसके ऊपर बैठ के फिर कोई भी चीज रखें या निकालें जो भी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वज्रासन में बैठने से तो अच्छा है कि छोटा फुटरेस्ट या स्टूल पे बैठ जाए। कोई दवाई तो कोई ऑइंटमेंट तो नहीं लगानी घुटने पे? घुटने में स्वेलिंग तो नहीं हो रही मैम? नहीं।
तो आप वॉलिनी लगा सकते हैं अभी। नो पेन किलर, नथिंग? पेन किलर अगर तो पेन बहुत ज्यादा है, चलते समय ज्यादा लगता है या उठते बैठते समय? उठते बैठते समय। हाँ, तो अभी पेन किलर की ऐसे आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। मस्कुलर सोरनेस है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ऑइंटमेंट लगाइए, कोई वॉलनी जेल वगैरह लगा सकते हैं। अगर लगे कि वहां पर कोई टेंडरनेस है, जैसे कि अगर हम घुटने पे टच करते हैं कहीं पे उंगली से, नहीं, दैट डजंट, के साथ, तो भी दर्द होता है कई बार। नो, वो नहीं दर्द होता। हाँ, अगर नहीं है तो देन इट्स ओके, देन वो सिंपल मस्कुलर सोरनेस है। ऑइंटमेंट लगाइए, हो सके तो सिकाई कर लीजिए दोनों साइड घुटनों की, और इट विल बी ओके इन अ फ्यू डेज। ओके, वो आर्थराइटिक पेन ना होके, क्योंकि फ्लोर तो ऑफ कोर्स फ्लोर तो हार्ड ही होता है, वो मार्बल या टाइल्स का बना होता है। तो मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, मैं कहता हूँ बेड पे कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। योगा मैट पे मैंने आज तक इसलिए कभी रिकमेंड करी नहीं है। मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ अपने पेशेंट्स को ये कहना कि अब योगा मैट पे कोई एक्सरसाइज करिए, बिकॉज योगा मैट इवन दो थोड़ी मोटी होती है, आधे इंच का उसमें भी पैडिंग होता है अच्छा खासा, बट इट इज नॉट इनफ फॉर एन एल्डरली इंडिविजुअल कि वो उनके हिप को या उनके घुटनों को या लोअर बैक को या एल्बोज को हार्ड फ्लोर के उस इम्पैक्ट से बचा ले। उससे बेड उससे लाख गुना अच्छा है। ठीक है सर, राज जी। और कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे पूछ सकते हैं। डॉक्टर अनुराग, वैद जी बता रहे थे कि कल आपने उनको कुछ सिम्टम्स बताए हैं ऑफ हार्ट अटैक एंड पैरालिसिस। So before that we were discussing about it. So would you like to share that with everybody in short? जब किसी को हार्ट अटैक होने वाला होता है ना, तो उससे 1 महीना पहले बॉडी इशारे करने शुरू कर देती है कि भैया 1 महीने बाद कुछ होने वाला है, बस आप रेडी हो जाओ। So that is signified by shortness of breath. अगर बहुत जल्दी जल्दी सांस चढ़ना शुरू हो रहा है, कई बार शोल्डर में कॉलर बोन के तरफ या चेस्ट में बहुत हल्का सा थ्रॉबिंग पेन होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस। देन स्वेटिंग होना। अगर मैं कहूँ कि अभी इस कमरे के 3 चक्कर लगाएं, 3-4 चक्कर लगाए, और जब मैं बैठा चेयर पे तो पसीने आने शुरू हो गए, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन। और भी बहुत सारे हैं ऐसे, बट ये 2-3 मेन हैं जिनकी वजह से कई बार पता लगता है। एंड जब बैठे हैं, अगेन जैसे चल के आए, 3-4 चक्कर लगाए और बैठे, तो चेस्ट में थोड़ा पैल्पिटेशन सा फील होता है, ऐसा लगता है कि हाँ हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है हमारा। So these are like 3-4 early symptoms जो हमें देखने को मिलते हैं। 1 महीना पहले तक बॉडी बोल देती है कि हाँ थोड़ा रेडी हो जाओ, कुछ प्रॉब्लम है उसमें। थैंक यू जी। दूसरा पैरालिटिक अटैक के बारे में बता दो, स्ट्रोक जो। स्ट्रोक के बारे में, अच्छा, स्ट्रोक 1 महीना पहले वार्निंग नहीं देता, वो थोड़े और शॉर्ट नोटिस पे काम करता है। वो 1 महीने का नोटिस नहीं देता, वो नोटिस देता 10-15 दिन का मुश्किल से। स्ट्रोक अगर होने वाला हो तो मोस्टली वी से दैट वन, अगेन डिपेंडिंग कि किस तरह का स्ट्रोक है। स्ट्रोक हम कहते हैं कि इफ वन साइड ऑफ द बॉडी इज पैरालिसिस इन जनरल इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वन हाफ ऑफ द बॉडी। अगर वो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ का पैरालिसिस है तो उसे हेमिप्लेजिया कहते हैं। अगर वो कमर से ऊपर या कमर से नीचे का है तो हम उसे पैराप्लीजिया कहते हैं। और अगर पूरी बॉडी का एक साथ है तो उसे हम क्वाड्रिप्लेजिया कह देते हैं। सो अगेन 4-5 कैटेगरीज हैं, बट मेनली जो स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रोक यूजुअली रेफर्स टू दी पैरालिसिस ऑफ वन साइड, वन हाफ ऑफ द बॉडी, लेफ्ट हाफ या राइट हाफ। उस केस में ज्यादातर होता है कि एक तो नमनेस फील होनी शुरू हो जाएगी, नॉट टू प्रोमिनेंट, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल खड़े खड़े एकदम से सारा कुछ सुन्न पड़ गया, हल्का हल्का शुरू होता है, कभी
पैरों के तलवों में कहीं पे, या फिर कई बार हाथों में, पाम्स के पास, sometimes while writing या while typing, while cooking, anything that you're doing, कई बार जो हमारी हाथों की उंगलियां हैं वो ऐसे ऐसे ट्विच करना शुरू कर देती हैं अपने आप, या फिर ऐसे ऐसे कांपने लगती हैं अपने आप. तो these are one of the early signs. Then एक और होता है, हमको भी याद नहीं आ रहा. एक और कभी कभी किसी के चेहरे पर हो जाता है, चेहरा टेढ़ा हो चेहरा जाता लटक जाता है. वो चेहरा लटकना जो है, दैट इज वन ऑफ द लेटर सिम्टम्स. वो जब होता है ना चेहरा लटक गया, दैट मीन्स कि स्ट्रोक तो अभी बस आया ही आया. नहीं, अगर घूम गया दूसरी साइड, लटका नहीं, मान लीजिए बोलते पर बाईं तरफ या दाईं तरफ से मुंह जा रहा है. थोड़ा स्पीच में फर्क पड़ तो जाता है. वन टेंड्स टू टॉक अ लिटिल स्लो, बट जब जिस टाइम पे एक्चुअल में होता है पैरालिसिस, उसी टाइम पे ड्रूपिंग होती है उस साइड के फेस की. 15 दिन पहले से नहीं होती है, वो थोड़ी देर से जाके होती है. सो ये कुछ अर्ली साइंस हैं इन दो कंडीशंस के. बट अगेन मैं एक चीज अभी भी ये कहूंगा कि जो एक हमारा ना, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट हाँ, जो हमारा नेचर है इंसान का, वो ये है कि इंसान अपने एनवायरनमेंट को लेके एंड अपने आप को लेके बड़ा ही सेल्फ कॉन्शियस रहता है. ये चीज मैंने पहले भी कई बार कही है, और मैं अभी भी कहूंगा कि प्लीज इन सिम्टम्स के बारे में जान के, उनको सुन के, ट्राई नॉट टू बी सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देम. ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ सुन्न हो रहे हैं उसको तो स्ट्रोक आएगा ही अगले 15 दिन में. कहीं पता लगे आज किसी का हाथ सुने और वो कहे 15 दिन बाद कि डॉक्टर साहब मुझे स्ट्रोक आने वाला है. नहीं, ऐसा नहीं होता. ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि वो 15 दिन बाद आ ही जाएगा. ऐसी कोई पत्थर की लकीर नहीं है. दिस जस्ट अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जो कि होते हैं इन अ लॉट ऑफ केसेस, बट वन शुड नॉट बी टू सेल्फ कॉन्शियस अबाउट इट. अगर चलते चलते सांस फूलने लग गई और लोग कहें कि भाई मैं थक के बैठ जाता हूँ, और लोग ये कहेंगे उसकी वजह से अगर हार्ट अटैक होते हैं, तो फिर तो हर बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है अभी तक. डॉक्टर अनुराग जी, आपने जो ये सिम्टम्स बताए, नमनेस होना या शोल्डर्स में पेन होना, जी, ये मुझे बोन्स की वजह से नहीं होते हैं? बोन्स की प्रॉब्लम की वजह से भी? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप बहुत सारे differentiate नहीं कर कारण हैं. पाओगे. सिर्फ ये सिर्फ एक लौता कारण नहीं है, और भी मतलब इसके पीछे कई चीजें होती हैं. सो इसीलिए मैं तभी कह रहा हूँ कि इतना सेल्फ कॉन्शियस मत होइए. मैं अभी आपके वाले पॉइंट पे ही आ रहा था कि अपने सिम्टम्स को लेके कभी भी इसीलिए सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना चाहिए. आप अगर हमारे पास आए और आप कहें कि सर मेरे को मेरे लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है और मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा, आपने कहीं पे किसी ने सुना और उसने मान लिया कि हाँ आ जाएगा. हमने उसे असेस किया और हम कहते हैं कि सर आपको जो पेन हो रहा है शोल्डर में, वो हार्ट अटैक के सिम्टम्स ना होके दैट इज मोर ऑफ आर्थराइटिक चेंजेस इन दी शोल्डर. वो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बस उस तरफ करवट लेके गलत तरीके से सो गया, नेक्स्ट डे सुबह उठा तो देखा कोई कंधे में दर्द हो रही है. बट वहां पे जो सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल होते हैं ना, वो थोड़ा सा टेंशन ले रखे अपना काम खराब कर लेते हैं. बिल्कुल. तो मैं यही सबको एक एडवाइस करूंगा, एंड आई नो दैट मेजॉरिटी ऑफ द एल्डर्स विल एक्चुअली एग्री विद दिस कि हाँ, अपने सिम्टम्स को लेके बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए. दे आर मैनेजेबल, दे आर ट्रीटेबल इन 95% ऑफ केसेस. 5% इक्का दुक्का ही कोई होता है जहाँ पे कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं होता पॉसिबल, एंड दैट टू इज अ वेरी डिस्टेंट पॉसिबिलिटी. सो इन चीजों को लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए और खुश रहना चाहिए, लाइफ में मस्त रहना चाहिए. अगर सबके शोल्डर पेन से हार्ट अटैक होने लगे तो दुनिया खत्म हो चुकी होती अब तक प्रलय आ चुकी होती. Exactly. क्योंकि ये सारे सिम्टम्स मुझे होते हैं. मैम मैं बता, अगर का भी होता है मुझे. अगर अपने सिम्टम्स गूगल पे सर्च करने बैठे ना, तो हर इंसान के 4-5 ऐसे डायग्नोस निकलेंगे कि उसका तो भरोसा ही हो जाएगा. लेकिन मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो मुझे बताते हैं कि आपकी बोन्स की वजह से है. हाँ जी. ऑर्थोपेडिक कंडीशंस भी हैं, न्यूरोलॉजिकल भी होती हैं, कोई
कार्डियोवास्कुलर होती हैं, रेस्पिरेटरी होता है, फलाना ढिंगाना, इतनी लंबी लिस्ट है ना, दैट इफ वी वर टू क्रिएट अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर एवरीथिंग नोन टू मेडिकल साइंस, जितनी मेडिसिन की 4 बुक्स होती है ना अगर इतनी मोटी, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की 4 की 8 बुक्स होती हैं, कि एक बीमारी को उठाओ, उसको आने वाली अगली 100 बीमारी से कंपेयर करके अब उसको फिल्टर आउट करो कि भाई अगर इसको ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है। जब हम 3rd ईयर में थे, हम मेडिसिन पढ़ते थे, हमें लगता था हमारी मेडिसिन की किताब बहुत मोटी है, बड़ी भारी बुक है मेरी। फिर जब हमने क्लिनिकल डायग्नोसिस की आगे फर्दर एक किताब देखी, हमें लगा ये तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, तो वो इससे डबल ट्रिपल मोटी थी। होती है चीजें। चलिए, सो इफ देयर आर एनी फर्दर क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम डॉक्टर अनुराग यू आर रियली वेरी नॉलेजेबल। कभी कभी हम सोचते हैं कि आपको इसी उम्र में इतनी नॉलेज है, तो अगर आप 50-60 साल के होंगे तो आपका क्या होगा? हम तो खैर नहीं रहेंगे देखने को। अभी तो मैम ये हमने भी जस्ट स्टार्ट ही किया है, अभी हमसे बहुत बड़े बड़े सीनियर बैठे हैं बाहर फील्ड में, जिनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने। नहीं हम सब लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हम सब लोग, और आपको बहुत लाइक करते हैं, एंड वी रियली अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू टेल अस टू डू। थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू डॉक्टर अनुराग, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे, इफ देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आप सबसे हम मिलेंगे कल अलोंग विद द फिजियो एक्टिव टीम। डॉक्टर अनुराग एक सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ। जी अभी 1.5-2 महीने तक जो मॉर्निंग स्ट्रेंथ थी वो 25 के आसपास होती थी, मॉर्निंग और आपकी पॉपुलैरिटी बता रही है कि इस वक्त 50 से अबव होते हैं मॉर्निंग में। क्या होती है सर मॉर्निंग में? अटेंडेंस। अच्छा, पहले कितनी होती थी? पहले 25-30 के से बिलो होती थी हमेशा। मोस्टली हाँ, तो मैं रश्मि जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी नॉलेज को देखते हुए अब सुबह 50 के से अबव होते हैं लोग। बहुत अच्छी बात है सर। 50 का 100 भी होना चाहिए, 100 का कल को 500 भी होना चाहिए। जरूर होगा अभी फायदा है, जरूर होगा। मतलब डॉक्टर अनुराग जिंदाबाद। All the best, have a nice day, Dr. Have a nice day. Thank you so much for your kind words. Very glad to hear. So चलिए अभी तो सेशन खत्म करना पड़ेगा। अरे इतनी तारीफें तो कर रहे हैं अनुराग, तेरी लड़की तो तेरे लिए कोई ढूंढता नहीं है। अरे सारे वेले अभी तक लड़की पढ़ाई नहीं मैम, मैं तारीफों से खुश हूँ, लड़की नहीं चाहिए। हमें तारीफें ज्यादा अच्छी लगती हैं। काबिल एक लड़का है तो उसके लिए लड़की तो अच्छी सी तारीफ वाली ढूंढो ना। टाइम आने पे सब हो जाएगा, टाइम आने पे सब होएगा। ये मैं इस बात से एग्री करता हूँ, जब सही टाइम आएगा सब हो जाएगा। अपने बात ठीक है कि अनुराग यू आर द बेस्ट, बट ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं मिलेगी, लड़की तो ढूंढो। टाइम आने पे अपने आप दिख जाएगी। अभी 36 काम करने वाले और बड़े, पहले सारे काम निपट जाए उसके बाद ढूंढेंगे। 36 गुण तो मिलवा ले हैं, 36 गुण भी तो मिलने चाहिए। पहले 36 काम भी है करने वाले, हम वो कर लेते हैं उसके बाद। आप इतना कहते हो तो लड़की तो ढूंढो। अरे मैम अभी कहाँ, हमारे पास ही नहीं टाइम ढूंढने का, और कोई ढूंढे। बोल ही नहीं रहे। डॉक्टर साहब दाढ़ी फेर बता ले, दाढ़ी बता ली। अभी हाँ बढ़नी शुरू हो गई है। अच्छा जो शेप बना यार, शेप बना। नहीं सर अब तो ट्रिम ही करेंगे, अब शेव नहीं करनी। एक बार करके देख ली, 3 महीने बाद अपना चेहरा देखा, मैं कहा नहीं ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहना पेगा, रितु नु कहना पेगा। नहीं अब रितु मैम भी कहते हैं कोई तो ट्रिम ही कर ले, वही ठीक है। मैं कहा चलो मैम जो आपकी अनुराग आपको सुंदरता से एलर्जी है क्या? बंदा सुंदर लगे जब है सुंदर। हाँ सुंदरता से एलर्जी तो नहीं है, बट मेरे को फॉर सम रीजन पता नहीं, मेरे को क्लीन शेव अच्छा नहीं लगता शुरू। अरे इतना अच्छा लगता है, तू ऐसा बबलू सा लगता है। हाँ थोड़ा चेहरा गोल मटोल सा है, बाकी
मेरे को ऐसे ही ठीक लगता है दाढ़ी के साथ। दिल और की लड़की सुंदरता लड़की लब्बा गए तो कहेगी शेव तक कराए। दिल की सुंदरता देखेगी वो। तभी तो शादी नहीं कर रहे। शादी करके वो कह दे दाढ़ी को सारा साफ कर दो, हम कहेंगे ये तो हमारा ट्रेडमार्क है, तूने ये कटवा दिया। नहीं तो क्या फायदा। अनुराग वो कहेगी सुंदरता देखेगी वो आपकी। नहीं करेंगे तो वही बेलन से मारेगी, कहेगी बीवी की बात नहीं मानता। नहीं बाबा लुक नहीं रखनी, उन्हें कहना मैं नहीं है रामदेव पापा जी लेना। अभी तो सारे दूल्हे दाढ़ी बढ़ा के शादी कर रहे हैं। हैदराबाद देख ले भाई, हैदराबाद विराट कोहली देख के सारे दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। पंजाबी का तो ट्रेडमार्क होता है, पंजाबी तो रखते हैं दाढ़ी मूंछ में क्या। अनु सविता नु कहो हैदराबाद देख ले। आओ बहुत है मेरे पास। अच्छा बहुत ऐसे ही बहुत है। आप दिखाओ तो बात बनेगी, कौन सा पापा जी को लेने वाली है। ओके मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। अनुराग की दिल की सुंदरता देख के कर लेगी वो। ये बिल्कुल ठीक बात करी मैंने। मन से मिलना चाहिए, फिजिकल से नहीं। शक्ल में क्या रखा है, शक्ल तो सबकी कराएगी तेरा शादी, सविता ही कराएगी। रब्दी मेर सुनो सुनीता जी, दिल की सुंदरता तो वही देखेगी जिसको आप देखेगा, जिसको आप देखेंगी वो तो इसके बाबा जी लुक कहेगी मैं नहीं रामदेव पापा लेना। जितनी पंजाबी आती थी मैम ने एक सेंटेंस में बोल दी। ध्यान रखना बहुत ज्यादा डिले मत कर देना, आपकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है, कोई एल्डर ही पीछे पड़ जाएगी नहीं तो। सर आप तो और डरा रहे हो। चलिए अभी मीटिंग ऑफ करनी ही पड़ेगी मुझे लगता है। Have a nice day. Have a good day.